नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। चौथी लहर है, कराची में फैलाव ज्यादा है कोविड का और इसको कहा जाता है डेल्टा वेरिएंट। और सबसे ज्यादा तकरीबन 23.11 है। कराची में क्यों ज्यादा फैल रहा है और हैदराबाद में तकरीबन 12% है। वैसे मजमूई तौर पूरे मुल्क के अंदर देखें तो ये 8% है। जब यह फैसला किया जा रहा था, यानी कि जब सीएम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जुजवी लॉकडाउन की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि असद उमर साहब से बात हुई, डॉक्टर फैसल से बात हुई, हमने उनको कॉन्फिडेंस में लिया है और उन्होंने कहा हम ताउन करेंगे। लेकिन पीटीआई की दूसरी क़यादत जो सिंध के अंदर है, वो कह रहे हैं कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। जो ताजिर हैं वो कह रहे हैं कि हमें भी एतमाद में नहीं लिया गया। एक रिएक्शन आ रहा है। और अगर हॉस्पिटल्स की पोजीशन देखें कि हद से ज्यादा दबाव है, और ये तारीख में अगर एबोला देखें और दूसरे अगर हम वायरस देखें, उससे ज्यादा ये खतरनाक है। उसी के साथ सियासत की बात करें तो पीटीआई ने एक दफा फिर सिंध की तरफ, सिंध गवर्नमेंट को, पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए अरबाब गुलाम रहीम को एडवाइजर किया है, यानी कि स्पेशल असिस्टेंट किया है। उनको दूसरी क़यादत नहीं मिली। उनको बार बार सिंध ने मुस्तरद किया अरबाब रहीम को इलेक्शन में। क्या वो दोबारा पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर कोई मुश्किल और मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में इख्तिलाफात, ये खबरें हैं, तस्दीक और तरदीद का पता नहीं चल रहा। कश्मीर के अंदर इलेक्शन में, आजाद कश्मीर में, उसके बाद सियालकोट, सेंट्रल पंजाब, जहां सीट थी नून लीग की, वहां भी शिकस्त हुई है। 2 बयानिए हैं नून लीग के। आज फिर साबिक गवर्नर ने भी ये मोहम्मद जुबैर साहब ने इतराफ कर दिया कि हां 2 बयानिए हैं। उन्होंने भी ये इतराफ कर दिया है कि वाकई 2 तरफ जा रहा है। ये बड़ी शिकस्त है नून लीग की। और पीपल्स पार्टी को आजाद कश्मीर के अंदर 11 सीटें मिलना, ये तो उनकी बरतरी है। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, खुद डॉक्टर भी हैं, सेनेटर रह चुके हैं, किसी तारुफ और तारीफ के मोहताज। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं। मेरे साथ मोहतरम जनाब डॉक्टर यासीन आज़ाद साहब, रहनुमा नून लीग के, बड़े टाइम के बाद आए हैं और आपको खुद पता है सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, किसी तारुफ और तारीफ के मोहताज नहीं, काफी टाइम के बाद मुल्क से बाहर थे। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। डॉक्टर साहब, ये जो क्या सिंध हुकूमत का एक तो दुरुस्त फैसला है, आपको पता है कि ताजिर बरादरी भी है, कुछ और भी है, क्योंकि कराची के अंदर एक तो फैलाव ज्यादा है, दूसरा 23.11 है, बहुत ज्यादा फैलाव। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मेहरबानी आपकी। आपने खुद फरमाया है कि ये 23.11 मीन्स 24% है और ये बड़ा ख़तरनाक रेशो है। और इससे हॉस्पिटल्स बढ़ गई हैं, वैसे भी प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट सेक्टर भी। ऐसा नहीं हिंदुस्तान वाला अशर हो हमसे। तो इस हवाले से गवर्नमेंट क्या करे? अगर मिसाल के तौर पर अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है और अमवातें होती हैं तो जिम्मेदारी किसकी आएगी? इसी तरह रमज़ान शरीफ में आप देखें कि रमज़ान में जो है लाहौर में बहुत ज़्यादा हो गया था, वहाँ लॉकडाउन लगा था। तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, पाकिस्तान के लोगों को बचाना है, वो पंजाब के हो या सिंध के हो या बलूचिस्तान के हो या केपी के हो या गिलगित के हो या कश्मीर के हो। तो हमें तो लोगों को बचाना चाहिए। और इसमें मेरे ख्याल से इस लॉकडाउन में ये ज़रूर होगा कि उसकी कमर टूट जाएगी, मतलब वो जो तसलसल है वो टूट जाएगा। क्योंकि उसके ऊपर आप देखें कि मुहर्रम का महीना आ रहा है 8 तारीख 9 तारीख से, तो उसमें तो वैसे हमारी तो यही होगी सजेशन कि हर कोई घर पर बैठकर मजलिस से करें या जो भी करना है, क्योंकि ये वक्त गुजर जाए। अब वो डिपेंड करता है लोगों पर।
तो इस हाल में तो फिर अगर ये 30-35-40% हो जाएगा तो फिर क्या होगा? अगर वो हॉस्पिटल्स में दम नहीं रहेगा, प्राइवेट सरकारी में, और खुदा न खास्ता जिस तरह बॉम्बे में या दिल्ली में या हिंदुस्तान में हुआ, ऐसा अल्लाह न करे वक्त आए पाकिस्तान पर, तो फिर तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। अफगानिस्तान का इशू एक अपनी जगह पर है और वहाँ तो कोई रोक टोक भी नहीं है, कोई चेकिंग भी नहीं है ये कोरोना के हवाले से। तो मेरे ख्याल से कराची से जो सिंध की राजधानी है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमर्शियल हब भी है और पॉपुलेशन के लिहाज से भी, तो मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो फैसला किया है वो लोगों की फेवर में है। इंसानी ज़िंदगियाँ बचाना है और हुकूमत का काम यही होता है कि इंसानी ज़िंदगियाँ बचाए और मिनिमल अवल तो किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, अगर हो तब भी अल्लाह ना करे मिनिमल। लेकिन डॉक्टर साहब पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग हो रही है, ताजिर बिरादरी देखिए वो भी इसके ऊपर एतराज है और यहाँ की पीटीआई की जो कयादत है वो भी इसको सपोर्ट करे, हमें एतमाद में नहीं लिया गया, क्या कहेंगे? आज जो मैंने टीवी देखी उस मीटिंग में अपोजिशन के जो पार्लिमानी लीडर सब बैठे थे, जिसमें बिलाल गफ्फार साहब भी बैठे हुए थे, वहाँ उन्होंने बकौल चीफ मिनिस्टर के उन्होंने सब ने हिमायत की बात की। बाद में कुछ घंटों के बाद बिलाल ने नहीं, किसी और पीटीआई ने कहा कि हमें कबूल नहीं है, उसके एमपीए किसी ने। तो अब ये है कि इनमें आपस में भी तसादात है, क्योंकि यहाँ से वो इलेक्ट होकर आए हैं और यहाँ लोगों की अमवातें होती हैं तो उनके हलकों में होगी ना, तो अगर वो केयर नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? ताजिर बरादरी के लिए हमें एहतराम इज्जत है, पर लोगों की जिंदगी तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। सही। यासीन साहब आपको क्या लग रहा है, इतना बड़ा क्राइसिस है, नेशनल क्राइसिस है, हालात आपके सामने हैं, सियासत हो रही है, पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग हो रही है, एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा मसला है। कराची के हालात आपके सामने हैं, जिस तरह मैंने आपको बता दिया, कराची में फैलाव ज्यादा है, 23% यानी कि 24% की तरफ जा रहे हैं हम, हॉस्पिटल्स के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव है, क्या कहेंगे? देखें, कराची की आबादी मेरे नज़दीक पाकिस्तान के तमाम शहरों से बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में एक रफ एस्टीमेट भी अगर लें तो मेरे ख्याल में 3 करोड़ से ज़्यादा तजावज़ कर चुकी है। ज़ाहिर है कराची शहर बैनुल-अक़वामी शहर होने के बावजूद बाकी सूबों से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो वक्तन फ़वक्तन आते जाते हैं। जब पंजाब में ये बीमारी फैली तो अब ज़ाहिर है आप किसी को रोक तो नहीं सकते। बीमारी का जहाँ तक कंसेप्ट है वो मैं सिंपल, चूँकि एक्सपर्ट तो ये हैं, ज़्यादा ये बताएंगे, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि 18 अमेंडमेंट के बाद चारों सूबाई हुकूमत इन तमाम मामलात में अपने अपने फैसले करने की मजाज हैं और वक्तन फ़वक्तन सूबाई गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने स्पेशली शुरू में भी लॉकडाउन किया, जिससे फेडरल गवर्नमेंट ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया, सियासत भी की और अब भी सियासत कर रही है। और वे एक बात कर रही है कि जी सिंध गवर्नमेंट फेल हो गई, सिंध गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया, बारिश हो जाए तो शोर करती है मरकज़ी गवर्नमेंट के, देखें क्या तबाही आ गई, कोई सिस्टम नहीं, नाले साफ़ नहीं है। लेकिन इस दफ़ा जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ वो आपके सामने है, जो तबाही आई तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। वहाँ अपना पाकिस्तान पीपल पार्टी ने तो कोई सियासत नहीं की जिस तरह PTI की लोग यहाँ करते हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि कराची की आबादी ज़्यादा होने की वजह से, चूँकि ईद उल ज़ुहा आई, लोगों ने कुर्बानी के बकरे ख़रीदे, मार्केट में लोग गए, एक दूसरों से मिले, तो जब रेशो ये पता है कि पाकिस्तान में तमाम शहर में से ज़्यादा इस वक्त जो कराची में है, इवन आज़ाद कश्मीर में आज 17% पे चला गया, 17% पे। उसकी एक वजह यही हो सकती है कि वहाँ इंतखाबात हो रहे थे, इलेक्शन था, और चूँकि कोई प्रेज नहीं थी, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं था, तो आज़ाद कश्मीर जैसी जगह भी 17% पे चली गई, जिसकी टोटल आबादी 40-45 लाख है। तो 40-45 लाख की आबादी में अगर ये बीमारी फैली है तो 3 करोड़ की में अगर वो 25% पे गई तो मैं समझता कोई ज़्यादा नहीं है। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने का इख्तियार हर सूबाई हुकूमत का अपना है, तरीक़ाकार अपना है। मरकज़ी गवर्नमेंट को बजाय सपोर्ट करने के उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। आज तक आप ये देख लेंगे कि वैक्सीनेशन जितनी भी है, आज भी मैं या कल की मैंने खबर देखी थी कि अमेरिका ने मज़ीद 30 लाख
मोडर्ना जो है ना वो देने का, हथियार देने के कोई ऐलान किया। मैं तो ये सवाल करने में आग बजाना हूँ कि मुझे ये बता दें कि सवाए खैरात के वैक्सीनेशन चाहे चाइना से आ रही है, अमेरिका से आ रही है या किसी और मुल्क से आ रही है, हुकूमत पाकिस्तान ने कितनी वैक्सीनेशन खरीदी है गरीब लोगों के लिए? कल मैंने देखा कि कैबिनेट ने कहा कि 352 अरब का हम वैक्सीनेशन खरीदेंगे, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने खबर देखी है कि वो वैक्सीनेशन खत्म हो गई और लोग जो है लड़ाई झगड़े पे उतर आए। सर ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशंस को, फिर यहीं से किसी और मौजू की तरफ भी जाएंगे। वैक्सीन की जरूर बात होगी, कराची की जरूर बात होगी, और ये वबा है इसके ऊपर भी जरूर बात होगी। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशंस को, यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम यासीन साहब, आपकी तरफ आऊंगा। जो शिकस्त हुई है कश्मीर के अंदर, और सियालकोट की अपनी सीट थी, सेंट्रल पंजाब के अंदर आपको शिकस्त आई है, बाय इलेक्शन में बार बार पीटीआई को शिकस्त आई, ये सीट जीत के जाना। 2 बयानिए थे, और अभी तो तस्लीम कर दिया है मोहम्मद जुबैर साहब ने, उन्होंने तो कहा हाँ 2 बयानिए हैं, इसी वजह से कारकुनों के अंदर ये तासुर जा रहा है। उन्होंने तस्लीम किया 2 बयानिए, शहबाज शरीफ का अलग और मरियम नवाज का अलग। क्या कहेंगे? पहले मैं कश्मीर के हवाले से आपसे बात करूंगा, क्योंकि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू वो है, फिर मैं आपके दूसरे सवाल पे आऊँगा। पहली बात यह है कि मैं उस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ के वेयर अबाउट्स का मुझे पता है कि क्या सूरत हाल है। आप ये बता दें कि जिस ऑफिसर को आपने वहाँ से निकाला आज़ाद कश्मीर से, जिसने 1 अरब से ज़्यादा रकम ली, उसने आज़ाद कश्मीर में, चूँकि मैं उन दिनों में शुरू में जब मैं पहुँचा, तो उसने हर आदमी को कहा कि आप पार्टी छोड़ें, फलां पार्टी छोड़ें, पीटीआई में आए। जिन लोगों को पीटीआई में शामिल किया उनसे टिकट के भी पैसे उसने लिए हैं, टिकट के भी पैसे लिए हैं उसने। एक बात, गिलगित हो या आज़ाद कश्मीर हो, इसका बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो अमूमन क्या होता है कि जो मरकज़ में हुकूमत होती है वही तकरीबन लोगों के जहन जाते हैं कि भाई हमारे मसाइल जो हैं उनका हल करने का तरीक़ाकार क्या होगा। एक बात वो है, पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में जिस अंदाज में आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुदाखलत की गई, यहाँ एक मिनिस्टर जो है वो अगर किसी बाई इलेक्शन में जाकर करता है तो इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ एक्शन लेता है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हेलीकॉप्टर, सरकारी हेलीकॉप्टर में बैठकर उसको ले जाते, आज़ाद कश्मीर में जाके जलसे करते हैं, और उस आदमी को भी साथ लेके जाते हैं जिसको इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने निकाल दिया। दूसरी तरफ मैंने ये देखा कि कभी बहस आती है कि आज़ाद कश्मीर में ये बात की जाती है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ही मुस्लिम लीग नून की है, लिहाजा वो जो शोर कर रहे हैं वो गलत है। मैं पूछता हूँ, सवाल ये करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में आईजी कहाँ से जाता है और चीफ सेक्रेटरी कहाँ से जाता है? और शेख रशीद ने इलेक्शन दिन में जब ये कहा कि शाम 7 बजे हम इलेक्शन जीत रहे हैं और शाम 7 बजे मैं लाल हवेली पे जश्न बनाऊंगा, तो शेख रशीद को उस वक्त से पहले कैसे पता चल गया था कि सारी सीटें वो ले रहे हैं? मेरे नज़दीक पाकिस्तान के अंदर जो 12 सीटें रखी गई हैं, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है आज़ाद कश्मीर के साथ। 12 सीटों में से 8 सीटें इमरान खान ले गया, राइट? अब ये जो 8 सीटें हैं, वहाँ से तो आपने 16 सीटें ही ली ना, एक आज जो मिली है वो भी बड़ी मुश्किल से आपको मिली है, उसको मिला के तो 25 या 26 बनती हैं। ये 8 सीटें आप ले गए, और ऐसी ऐसी जगह से भी सीटें आप ले गए जहाँ बड़ी मुश्किल से, आप ये बता दें कि इन सीटों को यहाँ रखने का फ़ायदा क्या है कि बड़ी मुश्किल से कोई 500 वोट लेके जीतता है, कोई 1000 वोट लेके जीतता है, और फिर ये लोग पाकिस्तान के इंतखाबात में भी हिस्सा लेते हैं और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में भी हिस्सा लेते हैं। तो इसकी ज़रूरत है क्या? तो मैं तो शुरू से इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि ये 12 सीटों का जो कंसेप्ट है इमीडिएटली इसको ख़त्म किया। सर बयानी है, 2 बयानी है। नहीं, एक बात मैं उसको क्लियर कर लूँ, मैं बयानिया पे डायरेक्ट आ रहा हूँ। लिहाजा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में जो कुछ हुआ, वो ब्रिगेडियर जिसने 1 अरब रुपया लिया जिस पे इल्ज़ाम है, उस पर यह इल्ज़ाम भी है कि आज़ाद कश्मीर में हाई कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में भी उसने पेमेंट ली है। आपने क्या कार्रवाई की? वो ब्रिगेडियर वही ब्रिगेडियर था जो गिलगित में था, वही ब्रिगेडियर आपने आज़ाद कश्मीर में भेजा, क्यों भेजा? ठीक है। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि लोग
ये तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक्शन लिया और हमने पॉइंट आउट नहीं किया। ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने पॉइंट आउट किया, पीटीआई का जो प्रेसिडेंट है। अब इन हालात में आप ये खुद बता दें कि ऐसा क्यों है। और मुझे सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि कल लगातार 6 या 7 आदमियों के इंटरव्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर रहा है आजाद। तो फिर ये जो आज़ाद कश्मीर रट लगाए हुए हैं कि वो एक आज़ाद स्टेट है और ये है, तो उसका इंटरव्यू पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहता है। और अगर हम ये कहते हैं कि इसको सुबह बनाने की साजिश हो रही है, तो कल का कंडक्ट क्या ये बातें साबित नहीं करता कि आज़ाद कश्मीर को सुबह बनाने की कोशिश की जाए? ठीक है सर, आगे पॉइंट। बयानिया 2 बयानिए हैं। अब मैं 2 बयानिया पे आता हूँ सर। 2 बयानिया का जहाँ तक ताल्लुक, मोहम्मद जुबैर ने मान लिया। मोहम्मद जुबैर ने, कल मैंने उनका इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने कहा, बेबी मैं ये इस बात से इनकार नहीं करता कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और दुनिया को पता है कि जो मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया है वही बयानिया पहले मियाँ शहबाज शरीफ का बयानिया था, वही मरीम नवाज का बयानिया था, सब का पार्टी का ये था। अब जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जिसकी निशानदेही ज़ुबैर साहब ने की, वो किस बात पे है, किस ग्राउंड पे है, वो अभी तक मैं चूँकि बाहर था, मैंने इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि इसकी रीजनिंग क्या। मैं चूँकि पार्टी के अंदर मेरा कोई ओहदा नहीं है, मैं एक वर्कर की हैसियत से कभी कभार मैं उसको डिफेंड कर लेता हूँ, मेरा कोई ओहदा नहीं, लेकिन मैं सब बात करता हूँ कि अगर ये बयानिया है तो उस पर शोर शराबा, आपको तो खुश होना चाहिए कि पार्टी टूट रही है, उसको टूटने दो ना, आपको क्या तकलीफ है? ठीक है डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। सिंध के अंदर अभी खतरे की घंटी है, कह रहे हैं कि जिस तरह अरबाब रहीम साहब को भी एक जिम्मेदारी दी गई है, इमरान खान साहब भी अगस्त में आ रहे कि सिंध की तरफ आएंगे और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो अरबाब रहीम जो वजीर आला सिंध रहे हैं वो स्पेशल असिस्टेंट बने हैं। मैं तो बड़ा हैरान भी हूँ और शौक में हूँ कि एक वजीर आला की जो सीट पर बैठकर वो स्पेशल असिस्टेंट बन जाए, जो कि इतना बड़ा स्टेटस नहीं है पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से। तो मुझे उसका अजीब मेंटलिटी लगी कि एक साबिक वजीर आला और अभी स्पेशल असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो गया। तो नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात है कि 85 से लेकर ऑनवर्ड जनरल ज़िया ने भी कौम परस्तों को कहकर एक इत्तेहाद बनाया था, सिंध कौमी इत्तेहाद इस तरह, और उसके बाद जो है मुख्तलिफ इत्तेहाद बनते आ रहे हैं। यही लोग हैं मगर मुख्तलिफ नामों से आते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को ये पता चल गया है कि पीपल्स पार्टी की कमजोरी सिंध गवर्नमेंट है। पहले बीबी के दौर में कमजोरी नहीं थी सिंध गवर्नमेंट, अभी आप सिंध तक महदूद हो गए हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, 2 बातें आपने की है। एक तो ये कि मैंने आपके सामने अभी कहा कि भाई ज़िया के दौर में भी एक इत्तेहाद बना था जिसमें साईं जीम से था, इलाही बख्श सुमरो था, मुमताज़ भुट्टो मरूम था, हफीज़ पीरज़ादा था, दूसरे कौम परस्त कादर मक्सी और ये सब थे, बशीर कुरैशी, ये सब, ये तो तारीख है। उसके बाद वो भी उनके कहने पर ही बना था, जनरल साहब के, जो कि एक डिक्टेटर था। उसके बाद जो है मुख्तलिफ वक्तों में यही लोग मुख्तलिफ नामों से, ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल्स, मुख्तलिफ नामों से आते रहे हैं। अभी एक नए नाम से, पीटीआई के नाम से आएंगे, सारा जीडीए को तोड़कर उनको शामिल किया जा रहा है। आपको लास्ट टाइम एक पीटीआई के दोस्त ने इंटरव्यू के बाद ये बात कही थी, आप भी मौजूद याद है मुझे। तो अभी वो सबको शामिल करेंगे पीपल्स पार्टी का मुकाबला। जहाँ तक पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी है, सेंटर टू द लेफ्ट पार्टी है, हम तरक्की पसंद पार्टी है, सारे पाकिस्तान में हमारे रूट्स हैं, इनविजिबल फोर्सेस ने लिमिटेड किया हुआ है। जिस तरह मैं ये नहीं कहता नून भी एक नेशनल पार्टी है, पर उनको सेंट्रल पंजाब तक लिमिटेड किया गया है। आपको भी लिमिटेड किया गया, उनको भी लिमिटेड किया गया। इनविजिबल फोर्सेस ने, हालांकि लोगों में ये पार्टी सारे पाकिस्तान में है, लोगों में हर जगह है, ये उनकी एक नैरो व्यूड है, जिसकी वजह से आज ये हर चीज़ अपने हाथ में रखकर बैठे हैं। और नेशनल, आप देखें, फॉरेन जो अफेयर्स है उसमें पिट रहे हैं, डिफेंस पॉलिसी में पिट रहे हैं, इकोनॉमी में पिट रहे हैं, नेशनल इंटीग्रिटी में पिट रहे हैं। तो ये जो लोग ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं उनकी गलत पॉलिसीज़ हैं। ये मैं बताऊं, मज़हब नहीं, पर ये पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो मुल्कों को साथ रखती है।
एक चीज यासीन हसन साहब, दो डॉक्टर साहब ने कहा है कि चाहे नून लीग हो, वैसे तो नेशनल पार्टी है, डॉक्टर साहब ने कहा पीपल्स पार्टी है, नेशनल पार्टी है, दोनों पार्टियों को आपको सेंट्रल पंजाब तक, पीपल्स पार्टी को सिंध तक महदूद किया है गैर जमहूरी कुव्वतों ने, वो जो इनविजिबल फोर्सेस का नाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप एग्री करते हैं इससे? मैं 100% एग्री करता हूं। और आपको याद होगा कि जब पीडीएम के दरमियान टूट फूट हुई, मैंने एक प्रोग्राम में, शायद आपके प्रोग्राम में या किसी और जगह, ये बात कही थी कि मुझे सबसे बड़ा दुख अगर किसी बात का है तो वो पीडीएम की जमातों का एक दूसरे से अलहदगी पे है। मेरे नज़दीक पीडीएम जब बनी थी तो उसका अल्टीमेट ये रिज़ल्ट निकला था कि एक ताकत के तौर पर जब वो सामने आए तो जिन ताकतों का आप जिक्र कर रहे हैं वो ताकतें बैक फुटिंग पे चली गई। और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम उन ताकतों को ये कहते हुए सुना कि जनाब हम तो हुकूमत का एक ज़ैली अदारा है, हमारा इससे, ये ज़ैली अदारे का जुमला मैंने कभी अफवाज पाकिस्तान के मुंह से कभी नहीं सुना था। फर्स्ट टाइम, चूँकि एक प्रेशर बिल्टअप हो गया था मेरे नज़दीक। मैं इस बहस में बिल्कुल नहीं जाता कि गलती किसकी है किसकी नहीं है, इसका फैसला ये लोग करें, बड़े लोग करें। लेकिन मेरा शुरू से एक नारा है जो मेरा अपना ज़ाती नारा है, और मैं हर जगह अपनी जगह कहता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जब तक 1 पॉइंट एजेंडे पे नहीं आएंगी कि वो ताकतवर लोग जो वक्तन फ़वक्तन हमारे तमाम मामलात में मदाखलत करते हैं, जो हमारे सिस्टम को तबाह बर्बाद करते हैं, उनसे जान छुड़ाने के लिए 1 पॉइंट एजेंडा ये होना चाहिए कि हम आपको आईनी तौर पर एक फ़ौज के इदारे के तौर पे तो तस्लीम करते हैं, लेकिन सियासत में आपका अमल दखल किसी सूरत में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि उसमें मेरी जमात भी है, मैं अपनी जमात को इंक्लूड करता हूँ, कि ये तमाम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में इतना दम खम नहीं है। अब पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक नारा लगाया मियां नवाज शरीफ ने, वोट को इज्जत दो। एक्चुअली ये एक मैसेज था और मैं ये बात अप्रिशिएट करता हूं मियां नवाज शरीफ की। ठीक है सर, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद देता हूं। जाहिरी तौर आप दोनों जमातें जमहूरियत की अलमबरदार होती हैं और पर्दे के पीछे गैर जमहूरी कुव्वतों की आलाकार भी होती हैं। ब्रेक के बाद आपको जवाब लूंगा दोनों से। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं इस डिस्कशन को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है डॉक्टर इमरान शरीफ साहब, और कोविड स्पेशलिस्ट हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं, और कोविड का पूरा वार्ड एलए में देख रहे हैं, और मुझे उन्होंने ज्वाइन किया है और बड़े सपोर्टिव हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के भी। मैं डॉक्टर साहब आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। Thank you, Imtiaz Mir Saab, for the invitation. Pleasure to be here. डॉक्टर साहब, यहां कोविड बड़ा फैल रहा है डॉक्टर साहब, बड़ी कराची के अंदर 23% है। पहले भी हमारी डिस्कशन होती रही है डॉक्टर साहब, बचाव कैसे मुमकिन है डॉक्टर साहब? क्योंकि आपने पहले भी कहा था कि वैक्सीनेशन 1, लॉकडाउन 2 और मास्क डिस्टेंसिंग, ये चीजें करें डॉक्टर साहब, तब आप बच सकते हैं। और अभी तो आपने भी वैक्सीन हमें भेजी है मॉडर्ना, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखें, जो नई वेव आई है ये पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, अमेरिका में और तमाम यूरोपियन कंट्रीज में, वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से है ये, जो कि बहुत ज्यादा कंटेजियस वायरस है। और अब हम ये भी देख रहे हैं उसकी सिवियरिटी भी ज्यादा है पिछले वेरिएंट से। और जो एक चीज मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ पिछले 18 महीने से, वो है वैक्सीन सेव लाइव्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो दुनिया में, चाहे वो पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या इंडिया हो या कोई भी मुल्क हो, कि हर इंसान को अगर वैक्सीन अवेलेबल है तो वो लगवाएं, उससे उनकी जिंदगी बच सकती है, उनके जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी जिंदगी बच सकती है। और जो मॉडर्ना की वैक्सीन का आपने पॉइंट आउट किया, तो इट्स अ गुड थिंग कि पाकिस्तान के पास मॉडर्ना भी आ गया है। और मॉडर्ना की जो एफिकेसी है वो 94% है अगर दोनों शॉट लगते हैं।
और अगर एक शॉट लगता है मॉडर्ना वैक्सीन का तो उसकी एफिकेसी स्टिल बहुत अच्छी है, 85%। और उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो रिसेंटली जिस पर काफी रिसर्च हुई है और पब्लिश हुई है 2 हफ्ते पहले, वो है मिक्स एंड मैच। उसमें अगर से पाकिस्तान या और दूसरे ममालिक जहां पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है आसानी से, और कुछ स्पुतनिक भी आ रही हैं, कुछ साइनोफार्म आ रहे हैं, कुछ मॉडर्ना, कुछ फाइजर, तो थोड़ा थोड़ा उनके पास वैक्सीन मुख्तलिफ जगहों से मिल रहा है, तो वो मिक्स एंड मैच भी किया जा सकता है। जो डेटा पब्लिश हुआ फाइजर और एस्ट्राजेनेका का है, लेकिन जो मेरा अपना एनालिसिस है वो ये जो साइनोफार्म और मॉडर्ना है और दूसरी वैक्सीन, दे मोस्ट लाइकली विल बी एबल टू मिक्स एंड मैच। इनका डेटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन दिस इज ऑल पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज। सही। डॉक्टर साहब, क्या आपके पास भी जो नया वेरिएंट आया है, आपने भी मास्क जो है ना फिर पहनना शुरू कर दिया है यूरोप का, अमेरिका के अंदर? बिल्कुल, डेल्टा वेरिएंट जो है इट्स वेरी कंटेजियस। उसका जो वायरल लोड है, अगर आपको डेल्टा वेरिएंट होता है तो आप इसको कई गुना ज्यादा शेड कर रहे होते हैं वायरस, जो कि दूसरों को लग सकता है। तो जो रेगुलर मास्क है वो तो आम आदमी क्लोज्ड एनवायरनमेंट, जैसे आप किसी बॉल रूम में है या मीटिंग में है, वहां तो आप मास्क पहने, और जहां क्राउडेड प्लेसेस है वहां मास्क पहने। और जो हॉस्पिटल एम्प्लॉयज हैं उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि स्पेशली अगर आप कोविड के साथ एक्सपोजर हो रहा है तो N95 मास्क आप यूज करें, क्योंकि अगर आपको वैक्सीन नहीं मिली है तो आप तो बहुत ज्यादा हाई रिस्क हैं इस डेल्टा वेरिएंट को कैच करने के लिए। और अगर आपको वैक्सीन मिली है स्टिल आपको ये वायरस लग सकता है। और ड्रॉबैक ये है कि जो वैक्सीनेटेड पीपल हैं, अगर उनको ये वायरस लगता है तो वो इस वायरस को स्टिल दूसरों को स्प्रेड कर सकते हैं और बहुत तेजी से स्प्रेड कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब डॉक्टर इमरान शरीफ साहब मेरे साथ यूएसए LA से थे। मैंने जो सवाल किया है आपकी तरफ के जाहिरी तौर अलंबरदार हैं बड़े जमहूरियत के, और पर्दे के पीछे आप उन्हीं फोर्सेस के साथ फिर जो है ना उसके आलाकार भी होते हैं। यासीन आजाद साहब क्या जवाब देंगे? देखें, मैंने अभी अपनी जो बातचीत के दौरान एक बात कही थी 1 पॉइंट एजेंडे की। मेरी अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में आज दिन तक पाकिस्तान में जितने भी मार्शल लॉ आए हैं मेरी लाइफ में, मैंने कभी भी किसी मार्शल लॉ को सपोर्ट नहीं किया। और मैं हर वक्त ये कहता हूँ कि किसी भी डिक्टेटर को इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो आए ताकत के बलबूते पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को झटका मार के घर भेज दे। यही वजह कि जो नारा लगाया कि वोट को इज़्ज़त दो, इसका मकसद यह है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जब किसी पॉलिटिकल पार्टी पे एतमाद का इजहार करते हैं और वो इलेक्ट होकर पार्लियामेंट के अंदर आ जाती है, तो उसका पीरियड जो होता है पूरा 5 साल का होता है, और वो 5 साल का पीरियड पूरा करने का उसको पूरा मौका मिलना चाहिए। अब जो चीज़ आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, मैं तो आज भी कहता हूँ कि मशरक़ी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना वो हमारी इन्हीं गलतियों की वजह से बना। और वक्तन फ़क्तन जब आप पाकिस्तान के सियासतदानों को माँ बहन की गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं, गद्दार कहते हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करते हैं, सारा कुछ करते हैं, इवन मरे हुए आदमी को भी आपने कहा जी वो गद्दार है, जिस रवा तो उसने भट्टो साहब के मतलब उन्होंने कहा, या जिस तरह ख़वातीन पे उसने अटैक किया। तो मैं ये कहता हूँ कि खुदा के लिए ये जो पॉलिटिकल कल्चर जिस साइड पे आप इसको लेके जा रहे हैं, ये हमारी सोसाइटी को तबाह बर्बाद करके रख दिया, तबाह कर दिया, मजीद तबाह बर्बाद करेगा। सियासत की जाती है, हम बाहर के अंदर सियासत करते हैं, हमारे भी ग्रुपिंग है, हम खुल के एक दोस्तों पे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन किसी को गाली नहीं, किसी को बुरा भला। आखिरी 2 मिनट है, आप सर क्या जवाब देंगे? जिस तरह मैंने कहा कि जाहिरी तौर बड़े जमहूरी और पर्दे के पीछे आलाकार बने हुए होते हैं, क्या कहेंगे? बड़े सगीर की सियासत शुरू से इस तरह रही है। अगर आप पढ़ेंगे इश्तियाक अहमद की लेटेस्ट बुक जिन्ना, इट्स सक्सेस, इट्स फेलियर एंड इट्स पार्ट इन द हिस्ट्री, तो उसमें महात्मा गांधी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और ये अपना जवाहरलाल नेहरू, इन सब का जिक्र है। और मुख्तलिफ तरह से उनकी मुलाकातें अंग्रेज़ों के साथ भी है। और
किस तरह चीज़ें डेवलप हुई है। पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं थी। जिन्ना साहब ने कहा था कि मैंने पाकिस्तान बनाया है, मेरे टाइपराइटर की वजह से पाकिस्तान बनाया है। तो यहाँ पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। पॉलिटिकल पार्टीज फिर अगर थी भी तो फिर वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं थी। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो, फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज बनी, काडर भी बने, लड़ाइयाँ भी की उन्होंने माशरा के खिलाफ, मगर इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो सकी। तो उसमें तो फिर आप यही उम्मीद कर सकते हैं ना। डॉक्टर साहब, जो सियासी जमातों ने गलती की, उनको अपना दौर भी था, सब कुछ था, उनको जिम्मेदार आप नहीं समझते? नहीं, तो जिम्मेदार इंसान जो है उसे गलतियां होती। क्या गलतियों से सबक सीखा? बिल्कुल, गलतियों से सीखा जाता है, और हम फरिश्ते नहीं हैं। बाकी जो स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका काम चौकीदारी करना है, उनको हम तनख्वाह देते हैं, उनका काम हुकूमत करना नहीं है। जिन्ना साहब ने भी कहा था। यासीन आज़ाद साहब जी, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, दोनों ने गलतियां की। क्या गलतियों से सबक सीखा है? देखें, गलतियां वक्तन फ़क्तन तो बहुत ज़्यादा की है मेरे नज़दीक दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एक्सटेंशन का मामला था, इन दोनों बड़ी पार्टियों ने भी जाके एक्सटेंशन के मामले में वोट दिया। मेरे नज़दीक वोट नहीं देना चाहिए था। ये इन दोनों की बहुत बड़ी गलती है। गलती ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी है, जो मुसलसल 3 दिन तक ये कहता रहा कि कानून और आइन इजाज़त नहीं देता एक्सटेंशन का, और 3 दिन के बाद उन्होंने फिर 6 महीने का टाइम दिया, नज़रिया ज़रूरत को दोबारा जन्म दिया। मैं सब बात करता हूँ। मैं इसीलिए जोर दे रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि अब भी वक्त है, खुदा के लिए तमाम इख्तलाफात बुला दें, वन पार्टी एजेंडे पे आ जाएं, और एस्टेब्लिशमेंट का हाथ जोड़ के कहें कि जब तक आप सियासत में अमल